खबर बड़ी है और खबर समझने वाली है। खबर दिल्ली से भी है, खबर बिहार से भी है, खबर झारखंड से भी है और खबर आंध्र प्रदेश से भी है। खबर बीजेपी के खुद के नेताओं की भी है, खबर बीजेपी के विपक्षी नेताओं की भी है और खबर बीजेपी के सहयोगी नेताओं की भी है। इस खबर को वाकई समझना जरूरी है कि आखिरकार मौजूदा वक्त में देश की राजनीति में चल क्या रहा है। इस वक्त में विपक्ष की तैयारी क्या है, बीजेपी के सहयोगी दलों की तैयारी क्या है और बीजेपी के खुद के नेताओं की तैयारी क्या है। तीन बड़ी चीजें जिन पर बात करेंगे। बीजेपी 150 सीटों तक नहीं पहुंच पाती, यह बात किसने कही और क्यों कही, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात, एसआईआर प्रक्रिया पर, यह चुनाव आयोग की जो रिवीजन का इस वक्त में मुद्दा गर्म है, इस एसआईआर प्रक्रिया पर, सर की प्रक्रिया पर चंद्रबाबू नायडू वो खुश नहीं है। उनके बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है इस पर बात करेंगे। और वहीं 35 पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है। अब इस चिट्ठी का क्या असर होगा, क्या नहीं, या फिर कितनी एकता बन पाएगी, कितना विपक्ष लामबंद हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, मोदी जी अमित शाह की लॉबी वाले नेता माने जाते हैं। उनका एक बयान निकल करके सामने आया और यह बयान ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहीं एक ऐसे चैनल पर कह दिया जिसके बारे में कोई जानता नहीं। नेता जब भी जो कुछ बात कहते हैं तो उसको बड़ा सोच समझ करके और तोल करके कहते हैं। किस चैनल पर क्या बात कह रहे हैं, कौन सा चैनल कहां देखा जाता है, किस चैनल की ऑडियंस कहां पर है, या ये बात कहां तक जाएगी, इस बात को सोच समझ करके कहते हैं। निशिकांत दुबे ने बयान दिया एएनआई पर और निशिकांत दुबे ने बयान देकर के एएनआई पर कहा कि बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो बीजेपी 150 सीट तक नहीं पहुंच पाती। अब उनका ये जो बयान निकल करके सामने आया, इसको आरएसएस के साथ में, मोहन भागवत के साथ में, जो 75 वर्ष के साथ में रिटायरमेंट वाला जो प्लान है उसके साथ में भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि निशिकांत दुबे इस बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो बीजेपी 150 सीट पर नहीं पहुंच पाती। क्या मौजूदा वक्त में यही हकीकत है, यही सच्चाई है जिसकी वजह से पूरी पार्टी आज डरी हुई है कि कल को अगर मोदी जी नहीं होंगे या मोदी का चेहरा पिट चुका होगा। राजनीतिक तौर पर एक व्यक्ति का चेहरा एक वक्त तक चलता है, उसके बाद में उस व्यक्ति का जलवा या उस व्यक्ति को लेकर के लोगों का चार्म या उस व्यक्ति को लेकर के लोगों का विश्वास वो डोल जाता है, खत्म हो जाता है और आदमी फिर नकार देता है। तो क्या वही होने वाला है? क्या इस वक्त में जिस तरीके से नीतीश कुमार या फिर यूं कहें कि तेजस्वी यादव या फिर यूं कहें कि चंद्रबाबू नायडू, जो सब आज मोदी पर मजबूरी में ही सही चिपके हुए हैं, क्या वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस फेविकोल का समय खत्म हो? हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। हर गठबंधन का, हर लगाव का, हर जुड़ाव का एक एक्सपायरी डेट होती है। तो क्या सब ये इंतजार कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अगर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वो ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने जो सवाल खड़े किए, पूरा बयान सबका मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा आसान भाषा में और भूमिका में समझ लीजिए कि मसला क्या है। अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो क्या बीजेपी एक हथियार के तौर पर चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके एसआईआर की प्रक्रिया को करवा रही है? और बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया जिसके सहारे वो राज्यों में भी, केंद्र में भी अपनी सरकार को बनाए रखने या बचाए रखने या दोबारा से सरकार में आने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही। और क्या इस बात को केवल विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि उनके गठबंधन के साथी भी समझ रहे हैं? क्योंकि जहां बीजेपी पहले सहयोगी के सहारे होती है, बाद में सहयोगी को किनारे करके बीजेपी खुद कुर्सी पर बैठ जाती। ओडिशा एक बड़ा उदाहरण है और कई उदाहरण है जहां पर बीजेपी ने अपने अलायंस को खत्म कर दिया। अपने अलायंस उनको बीजेपी खा गई, ये कहा जाता है। अब चंद्रबाबू नायडू जो बात कह रहे हैं, इसका बीजेपी किस तरीके से जवाब देगी, सोचने वाली बात है। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले तो अभी बिहार में क्या होगा ये देखना बाकी है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने 35 पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये वक्त एक साथ आने का है, वरना आज हम पहला शिकार हम होंगे
और कल को इसका अगला शिकार आप होंगे। तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है जिसमें कांग्रेस से लेकर के और तमाम बड़ी पार्टियां और उसके साथ में रीजनल पार्टियां, सब पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखी। तकरीबन आप ये मान करके चलिए बीजेपी और उनके सहयोगियों को छोड़ करके तकरीबन सारी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप जाग जाइए और साथ आइए, वरना पहली बार हम मरेंगे और उसके बाद में नंबर आपका भी आएगा। तो कुल मिलाकर के धुरी इन तीनों खबरों की एक ही है और वो है चुनाव, वो है जीत, वो है सत्ता, और उस पर फिलहाल इस वक्त में बीजेपी बैठी हुई है। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर दिख रहा है, या बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं ये डर दिख रहा है कि अगर मोदी यहां नहीं हुए तो फिर मामला खिसक जाएगा और हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष को इस बात का डर है कि ये अगर शुरुआत कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ईवीएम और बैलेट पेपर इन सब का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और तीसरी तरफ खुद के सहयोगियों को भी अभी ये डर सताने लगा है कि बीजेपी अगर इस फॉर्मूले में माहिर हो गई तो कल को हमारी कुर्सी वो भी सुरक्षित नहीं रहेगी। निशिकांत दुबे से शुरुआत करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के नेता नहीं होते तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 150 सीट नहीं जीत पाती। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना होगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और जनता का उन पर भरोसा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। एएनआई पर यह बयान दिया निशिकांत दुबे ने, और एएनआई पर यह बयान जब निशिकांत दुबे दे रहे थे तो पॉडकास्ट में दे रहे थे, और एएनआई के इस इंटरव्यू में निशिकांत दुबे के साथ में एएनआई के एडिटर्स बैठे हुए थे। यानी जब निशिकांत दुबे ने यह बात कही तो विद इन सेकेंड्स ये बात मैसेज के जरिए, इंटरव्यू तो बाद में आया है, लेकिन ये बात मैसेज के जरिए रीजनल पार्टीज में भी पहुंच गई, सब जगह पर पहुंच गई, और चर्चा होने लगी कि आखिरकार बीजेपी में इस वक्त में चल क्या रहा है। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो कहते 75 साल हो रही है, रिटायर हो जाइए, और ये 75 साल का रिटायरमेंट का सबको पता है कि 17 सितंबर 2025 को, यानी आने वाले 2-3 महीनों के बाद में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और जब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वो रिटायरमेंट अपनी घोषित करेंगे, वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, वो इस्तीफा देंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही थी, इन्हीं सब पर वो बोल रहे थे। निशिकांत दुबे ने यह बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाले बयान के संदर्भ में कही, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मोदी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। अभी आप ये कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे वो जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के लिए पुल बांध रहे हैं, या जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के लिए वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है। आज अगर मोदी जी बीजेपी का चेहरा ना हो, वो बात अलग है कि फिर इसमें अमित शाह आ जाएंगे या इसमें योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, लेकिन वो कितना कर पाएंगे ये चेक करना भी बाकी है, और ये चेक हुआ भी नहीं है। अमित शाह के नाम पर ऐसा नहीं कि कोई ये कह सकता है कि क्राउड पुलर है, वो लोगों को खींच लेंगे अपनी तरफ। योगी आदित्यनाथ में वो चीज़ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या गुजरात लोबी वो चाहेगी कि सत्ता हमारे हाथ से निकल करके योगी आदित्यनाथ के पास चला जाए, और आरएसएस का इसमें क्या होगा? तो ये अपने आप में बीजेपी, आरएसएस, गुजरात लोबी, और जो गुजरात लोबी के अलावा बीजेपी में लोबी है या मोदी के खिलाफ वाली लोबी, ये सारे गुट आपस में इस वक्त में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं वो परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको भी पता चल गया है कि मोदी की राजनीति वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसीलिए ये एक नई चीज लेकर के आ रहे हैं जिसके जरिए ये मोदी के बाद में भी हमको छोड़ने वाले नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। टीडीपी ने 15 जुलाई 2025 को चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कहा कि एसआईआर का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और इसमें केवल मतदाता सूची के सुधार और समावेश तक सीमित रखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह प्रक्रिया नागरिकता सत्यापन से नहीं जोड़ी जानी चाहिए
और इसे बड़े चुनाव से कम 6 महीने पहले पूरा करना चाहिए ताकि मतदाताओं को पर्याप्त समय मिले। टीडीपी ने यह सुझाव दिया कि सत्यापन सूची से नाम हटाने के लिए ठोस और सत्यापनीय कारण दर्ज किए जाए और तृतीय पक्ष ऑडिट यानी कैग के तहत हो। नायडू की यह चिंता बिहार में एसआईआर के समय और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर के है, खास करके जब विपक्षी दल इसे मतदाताओं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को वोटिंग से वंचित रखने का प्रयास बता रहे हैं। यह रुख एनडीए गठबंधन में कुछ तनाव को भी दर्शाता है, क्योंकि टीडीपी बीजेपी की सहयोगी है जबकि जेडीयू एसआईआर का समर्थन कर रही है। यहां पर भी खिंचाव है। नीतीश कुमार, उनके पास में कोई चारा नहीं है। अगर नीतीश कुमार समर्थन नहीं करेंगे तो बीजेपी अलग से चुनाव लड़ जाएगी और बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो चुकी है, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे तो भी हम नीतीश कुमार से ज्यादा सीट ले आएंगे। नीतीश कुमार को बस मजबूरी में लटकाए हुए। और आप बताइए कि नीतीश कुमार जिनके राज्यों में चुनाव हो रहा है वो इस पर सहमत हैं। चंद्रबाबू नायडू जिनके राज्य में चुनाव 4 साल बाद में होना है वो इस पर सहमत नहीं है। तो सोचिए नीतीश कुमार को कैसे सहमत किया गया होगा, नीतीश कुमार को कैसे मनाया गया होगा, क्या कुछ नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप ये सब कुछ रोकिए, या अगर आप कर रहे हैं तो 6 महीने पहले करिए। और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट किया और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश की विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। हम सब मिलकर के इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक यह पारदर्शी व समावेशी ना हो। और इसके बाद में उन्होंने झड़ी लगा दी ट्विटर पर, सारे पत्र सार्वजनिक कर दी, चाहे वो राहुल गांधी को लेटर भेजा हो, चाहे वो दूसरे अन्य पार्टी के नेताओं को लेटर भेजा हो, सबको लेटर भेजा गया है और वो सारे लेटर सार्वजनिक कर दिए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 19 जुलाई 2025 को देश की विभिन्न पार्टियों के 35 नेताओं को पत्र लिखकर बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए मतदान के अधिकार और लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस पुनरीक्षण से बिहार में 12 से 15% मतदाता, लगभग 35 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जो विशेष रूप से गरीब और अनपढ़ मतदाताओं को प्रभावित करेगा। पत्र में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे नेताओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मनमानी प्रकृति पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की 19 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में भी चर्चा की। इस प्रक्रिया का विरोध तब तक करने की बात कही है जब तक कि यह पूरी तरह से पारदर्शी ना हो। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप एसआईआर की प्रक्रिया पर साथ में आइए वरना कुछ नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं होंगे तो 150 सीट भी नहीं आ पाएंगी। अब समझ लीजिए इस खेल को, कौन कहां पर है, किसका निशाना कहां पर है। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव को चिंता बिहार की है, चिंता अपनी पार्टी की है, चिंता अपनी खुद के राजनीतिक करियर की है, चिंता इस बात की है कि वो इस बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू को इस बात की चिंता है कि आंध्र प्रदेश में तो कम से कम उनकी सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात की चिंता है। और बीजेपी में मोदी जी के जो जितने भी समर्थक नेता हैं उनको चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी गुट या आरएसएस वो बहुत भारी हो जाए मोदी जी पर या गुजरात लोबी पर, तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि निशिकांत दुबे ने कुछ समय पहले ये कह दिया था कि अभी 20-25 साल तक दिल्ली में कुर्सी खाली नहीं है। जब उनसे पूछा गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ वो दिल्ली में होने चाहिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी के बाद उनकी जगह होनी चाहिए, तो उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी अभी तक हैं,
और जब तक मोदी है तब तक मोदी है। अब सवाल इस बात का है कि राजनीति में बिना नफा नुकसान के और बिना स्पष्ट तौर पर जब तक अंदर खाने आग न लगी हो, जब तक इस तरह के सिगुफे नहीं छोड़े जाते हैं। तो बहरहाल अब किसके निशाने पर कौन है और कौन किसको गिराएगा और कौन किसको उठाएगा, ये देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।